किसके बारे में बोलना है? 何お前はもう死んでいる。 चाप, टिक्की, बर्गर सब भी खा लेते थे। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ था इतनी बड़ी जर्नी में आप ऑफ ट्रैक हुए थे? बीएमसी का एक बात है कि हम टीचर्स को भैया बुलाते हैं। उसको कैसे तुम बैलेंस करते थे? कभी डिप्रेशन है? डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ। कल ही मैंने घर में अपनी बैटरी जला दी थी। तो और लोग देखते हैं टॉप रैंक, अगर ये देखे ना कितने स्टूडेंट है तो उसमें वीएमसी बहुत अच्छे पोजीशन पे स्टैंड करता है। हेलो बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जेई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चे जो है वो रिजल्ट को लेके बहुत खुश है और हमारे पास आ रहे हैं। तो आज हम वीएमसी टॉपर्स पॉडकास्ट में ऐसे ही दो स्टूडेंट से बात करेंगे। इनकी जर्नी थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि ये बच्चे बहुत दूर से ट्रैवल करके डेली अपनी क्लासेस लेने आते थे और इनका 3 से 4 घंटे डेली के ट्रैवलिंग में जाते थे। फिर भी इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, जो रैंक हासिल करी है, वो काबिल तारीफ़ है। तो इनके बारे में ज़्यादा बोलने से पहले मैं इन्हें ही मौका देता हूँ, ये अपने बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। वेलकम टू पॉडकास्ट बेटा, वीएमसी टॉपर्स पॉडकास्ट। मेरा नाम आरुष गोयल है। मेरी मेंस में ऑल इंडिया रैंक 32 है और एडवांस में 175। मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से। तो मैं दिल्ली एनएसपी साइड अप डाउन करता था। जब भी क्लास होती थी तो लगभग मेरे को 2 से 3 घंटे आने के लग जाते थे और वापसी के भी इतने लग जाते थे। तो ट्रैवलिंग टाइम मेरा बहुत ज़्यादा था। ट्रैवलिंग टाइम में कुछ मैक्सिमम आउटपुट भी नहीं आ पाती थी, पढ़ाई भी इतनी नहीं हो पाती थी, ताकि मैं बस और मेट्रो में जाता था और दोनों ही कंजस्टेड रहती थी। पर वीएमसी ने ओवरऑल मेरी बहुत हेल्प की। तो मेरा नाम शिवान सिन्हा है। मेरी मेंस में रैंक 593 थी एंड एडवांस में 327 है। मैं नोएडा में रहता हूँ एंड मैं नोएडा से पंजाबी बाग क्लास करने आता था। सो मतलब मुझे रफली 1.5 आवर्स लग जाते थे मेट्रो से आने में। तो ट्रैवलिंग टाइम मतलब यूटिलाइज करने का मैं ट्राई करता था। केमिस्ट्री के मतलब एनसीईआरटी पढ़ लेता था, इनऑर्गेनिक पढ़ लेता था। अच्छा, मतलब आप ट्रैवलिंग टाइम को यूटिलाइज करते थे। बेटा आपकी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आपकी बेटा जेई की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपने कब जेई के बारे में आपको पता लगा, आईआईटी के बारे में, और कैसे आपने ये डिसाइड किया कि आपको वीएमसी में आना है? आरुष बेटा। मैं इतना ज़्यादा इस टॉपिक में सोचता नहीं था। ये क्लियर था कि इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है और मेरे कज़न भैया वीएमसी के पास आउट है और वो फिर अब लाइफ में बहुत सक्सीड कर रहे हैं। तो मेरे को वीएमसी शुरू से इंटरेस्ट था, तो मैंने 9th में वीएमसी ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने इतना सोचा नहीं था, जैसे वीएमसी वाले कहते गए करता गया। 9th-10th में उन्होंने बायो भी पढ़ाई, वो भी फिर मैंने पढ़ी। वो हालांकि रिलेवेंट थी पर फिर भी मैंने वो पढ़ी थी। मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया कि क्या कैसे करते हैं। मैं बस जो ये कंटेंट देते गए करता गया। फिर पार्ट ए पार्ट भी सेपरेट हो गए। 11th-12th में बैचेस सिस्टम आ गया, टेस्टिंग बहुत अच्छी होगी और मैं उसी में फिर जो इनका सिस्टम था उसी में ही रहा। इधर उधर मैं ज़्यादा ट्राई नहीं मारता था कि सर्च मार लूँ कैसे मिलता है, मोस्ट वेटेज क्या है, और मैं इतना ट्राई नहीं मारता था। जो वो कंटेंट देते बस वो निपटा दो। वो क्लास में प्रायोरिटी बता देते थे कि पहले ये निपटाना है, उसके बाद और कुछ। तो बस मैं वो करता रहता था। इतना गूगल और वो मैं सोशल मीडिया, मैं गूगल और उस सब पे पढ़ाई के बारे में सर्च नहीं मारता था जनरली। हाँ बेटा, आप बताओ शिवांश। सो मेरा भाई बीएमसी में था और वो 2021 में उसने 12th पास आउट किया था। उस टाइम में मैं 8th में था। तो मुझे उसी टाइम पता चल गया था जेई क्या होता है, आईआईटीज क्या होता है, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। तो मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि मैं तो आईआईटी जाऊँगा। अच्छा, 8th में ही क्लैरिटी होगी थी भाई से इंस्पायर होके। सो मैंने 9th में फिर बीएमसी ज्वाइन किया था। तो 9th-10th में तो मुझे फाउंडेशन का पढ़ाया, मतलब थोड़ा बहुत। 11th का मतलब सिमिलर होता है सिलेबस, इसलिए थोड़ा बहुत सिमिलर था। फिर 11th में मेरा मतलब प्रॉपर जेई जर्नी स्टार्ट हुआ एंड फिर मतलब बीएमसी को ही मैं फॉलो करता था। बीएमसी जो मॉड्यूल वर्कबुक्स देता था, सर लोग जो एडवाइस देते क्लास में, वही सब फॉलो करता था। अच्छा, तो बेटा जो हमारा मटेरियल है, कई बच्चों को थोड़ा ये लगता है कि पार्ट ए और पार्ट बी है, तो थोड़ा सा वो स्केप्टिकल होते हैं। तो कई बच्चे मैंने देखा है कि वो डाउट करते हैं। तो आप लोग अपने बारे में, आप तो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हो, आपने क्या किया? क्या आपने इसके अलावा कुछ किया? मतलब आप और बच्चों को क्या बताना चाहते हो? क्योंकि आजकल बच्चे क्या है कि जो आपने बोला गूगल पे सर्च करते हैं, वो एक शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम होता है बच्चों को कि ये चमकती हुई चीज़ दिखी उस पे चले जाते हैं, फिर ये दिखा, उस चक्कर में कुछ हो ही नहीं पाता। तो आपका क्या कहना है आरुष? इतना ज़्यादा आपको डाउट नहीं करना चाहिए। पार्ट ए पार्ट बी सेपरेट किया तो कुछ सोच के ही किए होंगे टीचर्स ने। वो इतने साल से पढ़ा रहा है, उनका एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने उसके बेसिस पे किया है।
अब वीएमसी ने जैसे पार्ट ए पार्ट बी सेपरेट किए थे, पार्ट ए था मेंस के लिए और पार्ट बी था एडवांस के लिए। पहले मैंने पूरा पार्ट ए खत्म कर दिया सारा, फिर उसके बाद यूँ लगा कि अभी टाइम है और मेंस के लिए जैसे अगर हाई स्कोर करना है तो कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं देखो मुश्किल, तो उसके लिए मैंने फिर पार्ट बी भी मेन से पहले क्लियर कर दिया था। उस टाइम पार्ट ए के मेरे मेन से पहले 2 राउंड हो रखे थे, पार्ट बी का 1 ही राउंड हुआ था, तो वो सफिशिएंट था, मतलब अच्छा डिसीजन था ये पार्ट ए पार्ट बी सेपरेट करने का, कि जैसे आप मेंस ओरिएंटेड हो तो पार्ट ए ही कर लो, अगर बिल्कुल ही आपको यूँ है कि मेंस के बेसिस पे आपको जैसे एनएसयूटी डीटीयू ऐसे कॉलेजेस लेने हैं तो आप पार्ट ए कर लो, वो सफिशिएंट है। अगर आपको फिर एडवांस का भी बाद में टारगेट करना है तो आपको पार्ट बी साथ करना पड़ेगा। मेंस के लिए भी यूँ नहीं है कि बिल्कुल ही रिलेवेंट है, करना चाहिए अगर टाइम हो तो आपके पास, और कंटेंट करने से अच्छा तो यही कर लो पार्ट बी, और मल्टीपल कंटेंट करने से अच्छा वही रिपीट में फ़ायदा होता है, आपको क्वेश्चन याद रहते हैं, फिर रिपीट में कर रहे हो क्वेश्चन याद रहता है, सॉल्यूशन नहीं हो रहा आपसे, तो उससे काफ़ी लर्निंग होती है आपकी। बेटा शिवांश, आपका क्या विचार है इस बारे में? मेरे अकॉर्डिंगली पार्ट ए एंड पार्ट बी जो डिवाइड किया है वो बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि मैंने जब मैं 10th में था तो हमारा जब सिलेबस हो गया तो मैंने सोचा मैं अपने भाई की वर्कबुक देखता हूँ, तो उसके अंदर मतलब सब कुछ एक साथ था, तो बहुत ओवरवेलमिंग लगता था कि इतना सारा क्वेश्चन मैं कैसे करूँगा। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी में जब अलग अलग हो गया तो उसमें मतलब अच्छा हो गया कि मतलब मेंस के टारगेट करना तो पार्ट ए कर लूँ, एडवांस का करना तो पार्ट बी कर लूँ। तो आपने बेटा एडवांस के लिए पार्ट ए पार्ट बी पूरा सॉल्व किया था, और कितनी बार आपने किया था? देखो हम क्या क्या देते हैं, हम फाइनल स्टेप देते हैं जो हमारी रिवीजन बुकलेट होती है, और फिर हमारा मॉड्यूल हो गया और वर्कबुक हो गया, वर्कबुक में पार्ट ए पार्ट बी हो गया, मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेड है। तो आपने किस तरीके से ऑर्डर फॉलो किया था और कितनी कितनी बार ये चीज़ें करी थी कि आपके जो कॉन्सेप्ट से इतनी अच्छी हो गई कि आप एक अच्छी रैंक लाके मतलब यहाँ बैठे हो? मैं इतना ज्यादा ऑर्डर फॉलो नहीं करता था, जो मतलब सही लगा आपको कर लिया, वो हर चैप्टर अलग होता है, अब कोई आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा कोई वीक बनेगा। जैसे मेरा डीसी सर्किट स्ट्रॉन्ग था तो उसका मैंने पार्ट ए 1 ही राउंड दिया, पार्ट बी के मैंने 2 राउंड दे दिए थे, और पार्ट बी का भी यूं नहीं है कि दूसरे राउंड में बिल्कुल ही फ्लुएंटली क्वेश्चन हो गए, गलत होते हैं उसमें भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आपका कोई स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि सारे क्वेश्चन हो जाए, तो प्रैक्टिस तो आपको दोनों करनी पड़ती है। अब जैसे रोटेशन वीक था और एसएचएम और उस टॉपिक्स में भी फिर मैंने उनके पार्ट 2 बार किए 3 बार किए। मॉड्यूल में जनरली एक बार पूरा थ्योरी के साथ पढ़ता था, उसके बाद जो मैंने मार्क क्वेश्चन कर रखे होते थे मॉड्यूल में मैं वही करता था, पर वर्कबुक तो मैंने मतलब बहुत अटेम्प्ट दिए हैं, मैं सेम कंटेंट दोबारा दोबारा करता था। मेरे को बहुत अच्छा लगा अपना ये आई थिंक इट्स माई प्लस पॉइंट, आई डू द सेम कंटेंट रिपीटेडली। ताकि वो रिटेन हो जाए, दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। आप बेटा शिवांश कैसे करते थे अपना कंटेंट फॉलो? मैंने तो वन टाइम ही किया था, मतलब मुझसे रिपीटेड क्वेश्चन मुझे याद रहते थे आंसर, और तरीका भी तो मुझसे होता नहीं था, मतलब मज़ा नहीं आता था। और मतलब मेरा तो ये कॉन्सेप्ट था कि अगर मुझे किसी टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ गया है तो उसके ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं करता था, मतलब जिसमें नहीं आया मैं उसको ज़्यादा फोकस करता था कि मैं उसको अपना स्ट्रॉन्ग करूँ। तो उसके लिए मैं पार्ट ए पार्ट बी मतलब मार्क क्वेश्चन वापस कर देता था, बट मैंने एक ही बार किया था। जैसे आपने सब कर लिया अच्छे से, चले पहली बार सब कर लिया, क्लास नोट्स पढ़ लिए, फिर उसके बाद जैसे आपको रिवीजन करनी है, जैसे सपोज करिए कि कोई 2 चैप्टर आ रहे हैं, तो उसकी रिवीजन आप कैसे करते थे? मान लो कोई एडवांस बूस्टर का टेस्ट होना है, तो आपका उस एग्ज़ाम से पहले आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे सॉल्व करते थे? कुछ क्वेश्चन मार्क करे थे, उनको फिर मार्क करके करे हुए क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते थे, या देखते थे, शॉर्ट नोट्स बनाते थे? क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी रिवीजन की, आरुष? मैं जनरली रिवीजन स्ट्रेटजी पे इतना फोकस नहीं करता था, मेरा फोकस यही रहता था कि असली एग्जाम से पहले भी आप इतना कंटेंट हो जाएगा आपके पास, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। देन आई वांट टू गिव द एग्जाम फ्री माइंड, सो आई डोंट रिवाइज मल्टीपल थिंग्स और एनीथिंग, आई यूजुअली choose other topics to revise rather than the topics coming in the exam. आप बेटा शिवांश? मतलब मेरा तो रहता था, प्रिपरेशन रहती थी तो रिवाइज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि कंटिन्यूसली हम सब कुछ कर रहे होते थे। बट अगर सपोज दिमाग में आ गया वो ये टॉपिक मुझे ढंग से नहीं आता तो मैं मॉड्यूल देख लेता था, या और ज़रूरत पड़ती थी तो मैं क्लास नोट्स रिवाइज कर लेता था, तो वो एग्जाम से पहले हो जाता था। कुछ ऐसा नहीं होता था कि जो आपने क्वेश्चन 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले करे थे, उनमें से आप कुछ चीज़ें भूल रहे हो और एग्जाम उसका आने वाला है, तो उसको कैसे आप रिटेन कर पाते थे शिवांश? मतलब उस क्वेश्चन को फिर वापस देख लेता था कि जो उस क्वेश्चन में की आइडिया यूज हुआ है, कि मतलब इस आइडिया को यूज किया फिर क्वेश्चन तो अपने आप ही हो गया, तो उसको बस रिवाइज करता था, पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा। आरुष आप? मैं यूजुअली जिस क्वेश्चन में मैं 2 बार जैसे कुछ गलत कर चुका हूँ तो फिर मैं उस क्वेश्चन को अपनी वर्कबुक के फर्स्ट पेज जो ब्लैंक होता है उस पर मेंशन कर देता था ये टॉपिक है, और बाद में जैसे आप रिवाइज करो
तो कभी जैसे आप कोई वो चैप्टर लग रहा है कि आपको ये रिवीजन की जरूरत है, ऐसा आप रैंडमली रिवाइज करते हो, कोई ऑर्डर में नहीं चलते। तो मैं रैंडमली रिवाइज कर रहा हूँ, जैसे मैंने वो की पॉइंट पढ़ा, अगर मेरे को वो क्वेश्चन और नीचे पेज नंबर लिखा होता था, अगर वो क्लिक कर गया तो ठीक है कि ये आइडिया है, तो फिर मैं स्किप कर देता था उसे आगे। अगर नहीं क्लिक करा तो वो क्वेश्चन खोल के फिर बाद में दोबारा अटेम्प्ट मारता था, रेदर देन सीइंग फ्रॉम द सॉल्यूशन बुकलेट। मतलब एक क्वेश्चन को आप देखते थे, उसमें रिकलेक्ट करते थे इसमें क्या आइडिया यूज है, यस और अगर क्लिक हो जाता था तो ठीक है, और आपको पूरी इमेज आ जाती होगी सामने कि Yes. इसमें ये होगा। अगर नहीं क्लिक होता था तो आप उसको पूरा सॉल्व करते थे अगर इसी कुछ तरीके भी, से। हाँ जी, अगर कुछ भी ब्लर था तो फिर उस क्वेश्चन में तो फिर पूरा कंसेप्ट ही मैं शुरू से ही अप्लाई करता था उस क्वेश्चन में, चाहे किसी भी टॉपिक का हो, वो फर्क नहीं पड़ता। पर आपको वो क्वेश्चन, मतलब मैं वो क्वेश्चन दोबारा से ही करता था बिल्कुल स्क्रैच से। फिर ये नहीं सोचता था कि ये पहले किया हुआ था, वो लगाया है, इसमें ये फॉर्मूला लगना है, इसमें ऐसे किया है। फिर स्क्रैप से ही करता था जब तक आंसर नहीं निकल जाता। फिर बाद में थिंक करता था कि उस टाइम कैसे किया था, ये तरीका लगाया था। फिर वो बाद की बात होती है, पहले आपको आंसर निकालना है। तो जब आप 10th में होगे अपना, जब 10th में पहुंचे होगे, तो आपको भी टॉपर्स को देख के लगता होगा कि क्या अलग करते हैं। बहुत एक रहता है, सबको लगता है कि एक सीक्रेट होता है कोई टॉपर्स के लिए। मतलब हम तो बोलते हैं कि मेहनत होती है, और सीक्रेट के चक्कर में टाइम निकल जाता है और बच्चे मेहनत को पीछे कर देते हैं, सीक्रेट ढूंढते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी सक्सेस का क्या सीक्रेट है, या क्या आपने मेथडोलॉजी जो फॉलो करी है कि आप जो 10th में थे और आप जो अब हो, उसमें आपका जो डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर है। आरुष, मैं इतना ज्यादा और उसे कंपेयर नहीं करता था अपनी रैंक को कि किसी के बहुत अच्छे आ रहे हैं या किसी ने ये बुक निपटा दी, किसी ने वो। आपको बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मिलेंगे जिन्होंने इरोडो, सिंगेज, पता नहीं कौन कौन सी बुक्स है वो निपटा दी थी, और फिर वो यूं सोचते थे कि पता नहीं हमारा कितना अच्छा है वो कंसेप्ट। पर बाद में पेपर में पैनिक नहीं होना चाहिए आपको, कि आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि मेरे को आता है जो कंसेप्ट पेपर में चाहिए। ज्यादा फालतू करने की जरूरत नहीं होती, और इतना कंपेयर नहीं करते हैं कि उसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया। जितना कंटेंट आपको मिल रहा है, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट के हो, वो इंस्टीट्यूट का ही कंटेंट करो, इतना और एक्स्ट्रा बुक्स और उनके चक्कर में मत पड़ो। अब बेटा क्या कहना चाहते हो शिवांश इस बारे में? टॉपर्स लोग मतलब कुछ अलग नहीं करते हैं, वो भी हार्ड वर्क ही कर रहे हैं, बस अपने टीचर्स की बात सुन रहे हैं, क्योंकि टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, तो उन्हें पता है कि सारे स्टूडेंट्स कैसे होते हैं। तो वो पर्सनली आपको गाइड करते हैं कि आप ऐसे करो, ऐसे करो। तो अगर आप बस उसको फॉलो कर रहे हो तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जानी चाहिए। मतलब अपने टीचर्स हाँ। को आप अच्छे से फॉलो करो, और जो कंटेंट मिला है उसको फॉलो करो। और सबसे बड़ी बात मेरे को लगता है कि एक भरोसा होना चाहिए आपको, और एक लेगेसी, जैसे वीएमसी की लेगेसी है आप दोनों के। मतलब ये तो कोइंसिडेंस है कि आपके एक कजन ब्रदर, आपके ब्रदर दोनों विद्या मंदिर क्लासेस से पढ़े हैं, तो आपको ऑब्वियसली दूसरे बच्चे से ज़्यादा भरोसा है। बट वो पहली बार भी जब आए होगे तो वो भरोसा करके आए होंगे, और उन्होंने अपने टीचर्स की बात को सुना। तो कहीं ना कहीं एक भरोसा जो होता है वो आपको मतलब हर चीज़ लाइफ में अचीव करवा देता है, ऐसी चीज़ भी जो इम्पॉसिबल भी होती है। और ये सारे सब्जेक्ट्स तो एक कॉन्सेप्चुअल है। तो कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ था, इतनी बड़ी जर्नी में आप ऑफ ट्रैक हुए थे? आरुष, कभी ऑफ ट्रैक हुए हो और फिर आप उस पे दोबारा ट्रैक पे कैसे आए हो? वो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी। ऑफ ट्रैक तो जब 11वीं स्टार्ट हुई थी उस टाइम हो गया था। उस टाइम मैंने मतलब पहले 2 चैप्टर्स पढ़ ही रखे थे, तो क्लास में इतनी कंसंट्रेशन होती नहीं थी, यूं लगता था आता है, और फिर और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्लास में, और किसी के नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बाद में मैथ्स क्रिएट हो गया था। उसके बाद उसको सिलेबस जो क्लास में चल रहा है कुछ चीज़ें नहीं की, फिर बाद में उठा के वो कवर बैक की ताकि क्लास का कंटेंट आगे निकल गया था। तो पहले क्लास मैनेज कर की, फिर बाद में ये देखा कि क्या मिस कर गया, दोस्तों के नोट्स लिए, बस ऐसे ही कवर अप किया। कवर अप किया, और आपने कवर अप किया ट्रैवलिंग करते हुए, अपने 3-4 घंटे ट्रैवल करते हुए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, और आपकी डेडिकेशन जो है वो बहुत अच्छी है। तो आपने कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉलो करी ये कवर अप करते टाइम? कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं होती, स्ट्रेटजी चैप्टर पे डिपेंड करती है। अब जैसे आप रोटेशन है या मैथ्स है, मान लो अब मैथ्स अब ट्रैवलिंग के टाइम कैसे कर लोगे? कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो केमिस्ट्री होता है। आपको जैसे आपने कुछ भी याद करने के लिए बना रखा है, जैसे मैं यूं जनरली ग्राफ पे, जैसे ये ऊपर जा रहा है ऑर्डर यू, मैं यूं याद करता था। लोग करते हैं 1 5 3 4 2, कुछ सीक्वेंस बना लेते हैं, वो सबका अलग तरीका होता है, वो सब अपने तरीके से याद करते हैं। मैं पर्टिकुलरली मेरे को ये बहुत प्रेफर होता था ग्राफ का, ताकि पेपर में आपको वो बिल्कुल क्लियर दिख जाता था। एक ग्रुप में जैसे 5 एलिमेंट है तो क्या ऑर्डर है, मैं हर चीज का वो ग्राफ बना देता था। तो पेपर में वो मेरे को सीधा माइंड में क्लिक कर जाता था कि इसका ऐसे है, अभी अप है, अभी डाउन है, फिर वो ऑर्डर बहुत क्लियर अपने हिसाब से पर्सनली उसको याद करने का तरीका। बेटा आप शिवांश, आप बताओ कि आपका कभी ऑफ ट्रैक हुए हो आप,
ऑफ ट्रैक होते टाइम अगर कभी हुए हो आप, तो फिर ऑफ दोबारा ट्रैक पे कैसे आए आप? मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं वैसे 8 से ही मैथ्स ओलंपियाड का ट्राई कर रहा था। 8 में आईक्यूएम दिया था, तो 8, 9, 10 में तो मेरा आईक्यूएम हुआ नहीं था। 11th में मैं जब आया था तो मेरा आईक्यूएम क्लियर हो गया था वहाँ, तो मैं बहुत खुश हुआ था। तो मैं बहुत मोटिवेट हो गया ओलंपियाड की तरफ, तो मैं फिर उसकी प्रिपरेशन करने लग गया और मेरा फिर क्लियर भी हो गया। बट मेरा जेई की प्रिपरेशन फिर बहुत मतलब अफेक्ट हुआ था, क्योंकि मैथ्स ओलंपियाड की हाँ, प्रिपरेशन जेई की प्रिपरेशन से थोड़ी डिफरेंट होती इट्स है। वेरी डिफरेंट। हाँ, क्योंकि सिलेबस अलग है। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो मेरा फिर जनवरी में इनमो क्लियर हुआ और मैं फिर मई में कैंप किया। वो 1 महीने का कैंप था चेन्नई में। हाँ, उसके बाद मैं आया तो मेरा बहुत ज्यादा बैकलॉग था, अच्छा। तो मैंने फिजिक्स और मैथ्स में तो मैनेज कर लिया था, बट केमिस्ट्री मुझे शुरू से मतलब पसंद नहीं थी और मुझसे मतलब समझ में भी नहीं आता था ढंग से, और थोड़ा गैप भी हो गया। हाँ गैप भी हो गया। हाँ, तो मेरा फिर केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था और मेरे फिर मार्क्स में भी बहुत कम जा रहे थे मार्क्स। तो फिर मैं वीएमसी के टीचर से कनेक्ट हुआ, उनसे गाइडेंस ली और फिर मैंने थोड़ा सा केमिस्ट्री पे ध्यान देना शुरू किया। मतलब फिर मैंने मैथ्स फिजिक्स तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अच्छा। मतलब अच्छे लेवल पे आता था मुझे, डिसेंट हो गया था। तो फिर मैं केमिस्ट्री का पढ़ने लगा बहुत। फिर लास्ट तक मतलब उतना अच्छा तो नहीं हुआ, बट एक डिसेंट लेवल तक हो गया था केमिस्ट्री। मतलब सबसे अच्छी बात जो थी ना आपने जो करी कि आपने अपने टीचर्स की गाइडेंस ली। और गाइडेंस, कई बच्चे खुद से सब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो आपने एक अच्छी चीज़ करी कि आपने खुद से मैनेज करने की जगह अपने टीचर्स से बात करी। और मतलब ये कि बहुत अच्छी बात है, अगर आप खुद से करने की कोशिश करते तो हो सकता है कि आप उतना ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते अपनी स्ट्रेटेजी को जितना कि टीचर्स आपकी हेल्प करके कर सकते हैं। और अब तो आईआईटीज ने भी ओलंपियाड के लिए वो शुरू कर दिया है कि ओलंपियाड जो स्टूडेंट्स देते हैं उनको अलग से मिलेगा, मगर बहुत कम सीट्स है। हाँ, थोड़ी सी प्रिपरेशन डिफरेंट है और ठीक है, ये एक तरीके से ये ट्रैक और ऑफ ट्रैक वाला एक ही बात है इसमें तो। हाँ, बाकी जैसे मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कुछ आते थे, तो कभी कम आए हैं, कभी ज़्यादा आए हैं, है ना? तो क्या रेंज रहती थी मार्क्स की? मिनिमम कितने आए हैं, मैक्सिमम कितने आए हैं? और मार्क्स जैसे आए तो उसके बाद आपका क्या स्टेप होता था? पेपर देने के बाद आप एनालाइज कैसे करते थे, गलतियां कैसे लिखते थे, क्या मतलब एनालिसिस कैसे करते थे ताकि जो गलतियां आपने इस पेपर में करी है वो अगले पेपर में ना हो? जनरली 300 के मेंस में वीएमसी के में मेरा रफली स्कोर रहता था 200 प्लस। एक ही बार गया था 166। अच्छा। वो मेरा लोएस्ट था, मतलब ये तो जनरली 230 उसके बाद था। उसके बाद जनरली अप ही रहता था मेरा उस सबसे। अगर लोएस्ट गया था मेरा तो फिर ये देख लेता सब्जेक्ट वाइज किसमें कम है, फिर वो मैं टेस्ट उस टाइम रिवाइज नहीं करता था। पहले वो चैप्टर दोबारा स्क्रैप से करो, मतलब वो दोनों चैप्टर में दोबारा स्क्रैप से करता था उस टाइम जिसमें 166 था। मेरे को अच्छे से याद है, कोनिक्स था वो चैप्टर। तो उसके बाद मैंने स्क्रैप से किया 2-4 दिन, उसके बाद मैंने वो टेस्ट दोबारा अटेम्प्ट किया था। उस टाइम मेरे को सिर्फ मैथ्स करने में 3 घंटे लग गए। फिर धीरे धीरे टाइमली स्पीड डेवलप की और फिर वही सेम टॉपिक्स जो उस टेस्ट में थे उसी के रिपीटेडली क्वेश्चन करता गया। वर्कबुक में बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, दोबारा अटेम्प्ट की थी वर्कबुक, इस बार टाइम बाउंड होके की थी, ताकि कॉनिक्स है बहुत लेंथी टॉपिक, तो उसमें आपको टाइम चाहिए बहुत क्वेश्चन में। तो फिर ऐसे कर करके कवर हो गया था ओवरऑल। मतलब आप जो पेपर में कम मार्क्स आते थे आप उसको दोबारा पढ़ते थे शुरू से? हाँ जी, टॉपिक स्क्रैच से पढ़ते थे टॉपिक को, और उसको फिर टेस्ट को आप दोबारा अटेम्प्ट करते थे। और बेटा आप कैसे करते थे? आपका क्या स्कोर की रेंज रहती थी शिवांश? मेरा मतलब टारगेट तो रहता था एटलीस्ट कि मेंस और एडवांस दोनों के टेस्ट में 250 प्लस रहे मेरे। But कैसी रेंज कैसी रहती थी? ये तो टारगेट है, आपके आते एक्चुअल में कितने थे? अभी तक जितने भी टेस्ट दिए उसमें लोएस्ट कितने हैं और हाईएस्ट कितने हैं? मेरे लोएस्ट एक टेस्ट हुआ था वो बहुत टफ था, तो उसके अंदर आई थिंक 180 चले गए थे मेरे। अच्छा, 180 चले गए थे। और ऐसे मेरे यूजुअली तो 250 प्लस रहते थे, बट समटाइम्स 240 से भी चले जाते थे, 230। जब मतलब मेरा ओलंपियाड की तरफ गया था मैं, हाँ, तब कम हो गए होंगे। 200 के आसपास भी चले गए थे। तो ये जो आपके टेस्ट में 250 मार्क्स आते थे, तो ये 250 मार्क्स के लिए क्या आप अलग से कुछ करते थे, क्या पढ़ते थे? जो हमारे वीएमसी के टेस्ट में आपके 250 मार्क्स आ रहे हैं, तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम कैसे रिवाइज करें, क्या करें? तो आप मॉड्यूल करते थे, वर्कबुक करते थे, टेस्ट में क्या आप करते थे? कई बच्चे हमें बोलते हैं कि सर कि हमने तो सारा कुछ किया है, अब जो नोट्स पढ़े हैं, हमने वर्कबुक भी सॉल्व करी, फिर भी मार्क्स नहीं आए। तो आप क्या बोलना चाहते हो स्टूडेंट्स को?
वो पैनिक ज़्यादा कर जाते हैं, मैंने जनरली देखा है। जो मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर चुके हैं, सेम जो कंटेंट मैंने किया वो भी कवर अप कर चुके हैं और उससे एडिशनल भी कर चुके हैं। पेपर में पैनिक हो जाता है, यार ये टॉपिक रह गया, वो रह गया, ये आना चाहिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं हो रहा उनसे, अगर देखा हुआ है जैसे कहीं और नहीं हो रहा तो वो बहुत पैनिक कर जाता है कि ये क्यों नहीं हो रहा, इसी पे लगे रहते हैं। मेरे साथ 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो डायरेक्ट श्याम मोहन सर के क्लास का क्वेश्चन आया था, उन्होंने क्लास में एक्सप्लेन किया था अच्छे से, मेरे को ये भी याद है उन्होंने वर्डिंग्स क्या बोली थी, ये वीएमसी की फैकल्टी इनरोल कराने के लिए वो क्वेश्चन डाला था। मेरे को ये तक याद आ गया, पर ये याद नहीं आ रहा कि क्या क्या था, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। और इसी एडवांस की बात है पेपर 1 में, पेपर 2 में भी हल्का सा वो दिमाग में घूम रहा था, पर मैं उसे साइडलाइन कर देता था कि नहीं हुआ कोई नहीं, अगले क्वेश्चन में मूव कर दो। और ये स्ट्रेटजी रहती थी कि एक क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना, चाहे तो हो रहा है या दोबारा उस क्वेश्चन पे आऊंगा ही नहीं। तो मैं अगर स्किप कर दिया क्वेश्चन तो फिर उसके बाद मैं जनरली सेक्शन वाइज स्किप कर दिया, दोबारा नहीं आऊंगा अब उस क्वेश्चन पे। अब उसको सोचना नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। आप शिवांश, आप कैसे करते थे? मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो नॉलेज होना अलग बात है और टेस्ट गिविंग स्किल्स अलग होता है। तो आप 3 घंटा आप टेस्ट में बैठ सकते हो, आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं हो रहे हैं, एग्जाम टेम्परामेंट आपका कैसे हो, ये सब भी ध्यान मतलब रहता है फैक्टर्स। सो मतलब इनको भी इम्प्रूव करना है अगर आपको अपने मॉक्स स्कोर्स को इम्प्रूव करना है तो मतलब मुझे भी आता था, बट बहुत आता था, बट सिली मिस्टेक्स होते थे तो कम हो जाता था। तो इन सब पे ध्यान देना चाहिए अगर इम्प्रूव करना है। सिली मिस्टेक्स आपने कैसे कम करी? मतलब क्या आपने स्ट्रेटेजी अपनाई, मतलब कि आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो गई, या कुछ पर्टिकुलर चीज आपने करी हो कि उससे आपकी जो एरर्स है पेपर में वो बहुत मिनिमाइज होगी? आरुष? आपको बार बार प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन जैसे मेरा गलत हो गया, मैं 2 बार जनरली मैं पेपर बहुत कम देता था पर एनालिसिस बहुत ज़्यादा करता था। पहले एक बार पेपर से आगे क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकाल के सेम दोबारा अटेम्प्ट किया। जैसे कुछ क्वेश्चन रह जाता है टाइम की वजह से या जो भी इशू होता है, उस टाइम माइंड में क्लिक नहीं किया, तो एक बार पहले खुद से अटेम्प्ट करो और उस टाइम मैच करो कि कौन कौन से गलत है, और एक फिर पेपर का एनालिसिस देखो। तो आपको दोनों एनालिसिस देखने पड़ेंगे। कई बार पेपर में आपने यूनिट काट के कर दिया, या वैसे वैल्यू कोई क्लोज लग रही थी, डोमेन में नहीं, रेंज में नहीं था, ऐसे कर करके आपके ऑप्शन कट गई। फिर भी बाद में आपको मतलब मैं दोबारा निकालता था कि पेपर के बाद ये नहीं सोचा था कि उस टाइम आंसर निकाल ले, उस टाइम मैं मेथड सोचा था कि आंसर कैसे आएगा, ताकि पता नहीं एडवांस में जैसे उसमें रेंज दे रखी है, उसमें एक्स की टर्म में फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे भी फ्रेम किया जा सकता है। तो आपको प्रॉपर तरीका आना चाहिए, इस पे मेरा मेन फोकस रहता था पेपर के बाद। जब दोबारा मतलब आप उस क्वेश्चन को मत करो, उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लो हाँ एक जी, बार हाँ में। जी। आप बेटा शिवांश, सिली मिस्टेक्स वगैरह हो जाती है बच्चों से, तो वो कैसे आपने मिनिमाइज करी? जो आरुष ने बोला वो तो मैं करता ही था, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, जो सिली मिस्टेक की है उसको देखो किस टाइप की मिस्टेक है। एक और चीज़ मैं करता था कि जैसे एमसीक्यू में ऑप्शंस होते हैं, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन नहीं पढ़ता था, खुद से सॉल्व करता था, एंड अगर आंसर मतलब ऑप्शन में आ गया तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं तुम्हारा सही आंसर है। तो ये मैं अपनाता था। एक ऐसे बच्चे की बात करते हैं, मिनिमम तुमने पूरा कंटेंट अच्छे से फॉलो किया, मान लो कोई ऐसा बच्चा है वो कहता है सर मेरे को ना मेंस में अच्छी रैंक चाहिए और मेरे को डीटीयू एनएसयूटी में अच्छी ब्रांच मिल जाए, तो मिनिमम मैं क्या करूँ? तो तुम्हारे हिसाब से मिनिमम वो क्या करे, हमारे मटेरियल में से मिनिमम क्या करे कि उसका काम अच्छा होता है? पार्ट ही करना चाहिए मिनिमम में, तो फिर वही मॉड्यूल के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आखिरी में टाइम है तो सारे कवर कर ले, नहीं तो मतलब जो की हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जैसे कॉनिक्स बहुत आता है, पर यूं होता है मेंस का कुछ कंफर्म नहीं है कौन से चैप्टर की वेटेज ज्यादा है। एडवांस का भी नहीं है वैसे तो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर बेटा फिर तो फिर वही कंटेंट करना चाहिए, बेसिक जिस टाइप के आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले, ताकि काफी कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो ही जाते हैं, और पीरियोडिक के ऑर्डर याद कर ले, वो गाने बना बना के या जैसे भी ठीक लगता है, बस वही करना होगा एवरेज स्टूडेंट को। तो ये मिनिमम है ये। आप क्या कहते हैं शिवांश? तो मेंस लेवल के लिए तो पार्ट ए तो मस्ट है, वो तो करना ही है। ये हमें मेंस में मतलब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो उसके लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी इनफैक्ट, फिजिक्स की भी। अच्छा, क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन वो डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देते हैं एनसीईआरटी और की वो आपने अगर पढ़ा ही नहीं तो वो हो ही नहीं सकता, क्लिक नहीं होगा, वो कीवर्ड्स वगैरह उस तरीके की चीजें। अच्छा, अब मिनिमम एडवांस के लिए बच्चा क्या करे कि इतना ही कर ले, क्योंकि करने को तो देखो बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ है। अब मिनिमम बताओ कि क्या करे बच्चा कि एडवांस में उसका एक डिसेंट रैंक, मतलब 10,000 के अंदर रैंक, एक 10,000 के अंदर की रैंक बोलते हैं हम, वो आ जाए। क्या कहते हो आरुष? थोड़ी स्मार्ट टेक्टिक्स भी लगानी पड़ेगी उसके लिए। तो जैसे अब क्वेश्चन में यूनिट काट के हो रहा है या यूनिट मैच करके हो रहा है,
तो ऐसी ऑप्शन अगर कट रही है तो आपको पहले वो देखना पड़ेगा, या अगर जैसे जनरल एन या एक्स की टर्म है तो उसे 1 पुट करके 2 पुट करके ऐसे आंसर निकालना आना चाहिए। मतलब पेपर में वो बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे साइन थीटा या उसकी टर्म में थीटा को 60 पुट कर दो, 30, 90, 0 ऐसे पुट कर करके अगर आपकी ऑप्शन एलिमिनेट हो गई तो वो बेस्ट मेथड है। आपको प्रॉपर पूरे मेथड में जाने की जरूरत नहीं है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आपको लगता है कि यार ये टॉपिक तो मैंने किया ही नहीं, आप उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा ट्राई कर सकते हो। उसमें आपके पास कुछ स्कोप तो है नहीं कि आपको प्रॉपर तरीका आता है, वो बिल्कुल ही माइंड वॉश हो जाएगा आपका। तो फिर आपको यही तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे। कुछ टाइम हो जाता है कि आपका आंसर सही क्लिक कर जाए, और उसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। यूनिट्स मैच करनी है, ऑप्शन की मैच कर लो, डायमेंशन से निकालना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो फिर वो आपको बहुत कम टाइम लगता है। ताकि जनरली वेरिएबल्स 3 या 4 ही होंगे तो उनकी यूनिट काट के आपका बहुत आराम से हो जाएगा। क्या ये फिर एडवांस में काम करता है? देखो करता तो है काम, मेंस में तो ये बहुत ज्यादा ही काम करता है, एडवांस में भी कुछ क्वेश्चनों में कर जाता है काम। बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, कई कई ओपन एंड हो जाता है एडवांस के क्वेश्चंस में भी, तो ये ट्रिक्स अप्लाई हो जाती है। आप क्या कहते हो शिवांश की एडवांस के लिए मिनिमम बच्चा क्या करे? कोई बच्चा चाहता है कि मेरे पास जो अभी समय बचा है, अभी देखो कितना टाइम बचा है, मतलब 9 महीने 10 महीने के आसपास बचे हैं, तो उसमें बच्चे क्या करे जो कि मिनिमम क्या करे कि वो एक अपने आप को अच्छी जगह पे देख पाए, अच्छे कॉलेज में देख पाए? शिवांश। सो आरुष ने जो ट्रिक्स बोली वो मतलब कुछ क्वेश्चन में तो काम आती हैं, बट आप उसके भरोसे आप एडवांस का पेपर नहीं दे सकते। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होना चाहिए। मेन से ऐसा नहीं होता एडवांस कि कोई ट्रिक लगा दिया या ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसको मतलब याद ही होने चलिए। 1-2 क्वेश्चन में लग जाएगा बट मोस्टली नहीं लगता। हाँ मतलब आपका क्लियर नहीं होगा एडवांस, 1-2 क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, और कोई नया क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है। और मतलब जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं मतलब कॉन्सेप्ट यूज करके ही उसका आंसर आने वाला है। तो आपको मतलब आना चाहिए कि कोई नया क्वेश्चन आ जाए आपसे सॉल्व होना चाहिए एडवांस से। तो वो कैसे क्या करे बच्चा? पार्ट भी कर ले पूरी? पार्ट बी इज गुड फॉर एडवांस। तो सब्जेक्ट वाइज बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स में तो कौन सी पार्ट बी पे ध्यान ज्यादा लगाए, कैसे करे एक बार बताओ। फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए तो बहुत हेल्पफुल है पार्ट बी। केमिस्ट्री में थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चीजें हैं, बट उसके लिए भी अगर मतलब बाकी पार्ट ए और आपने क्लास की असाइनमेंट्स एनसीईआरटी इज अ मस्ट, वो कर लिया है तो आप पार्ट बी कर सकते हो। बट मिनिमम के लिए तो आई थिंक केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी करो अच्छे से, और जो टीचर्स आपको गाइड करें वैसे करो मिनिमम के लिए। और मैक्सिमम के लिए आप जितनी अच्छी रैंक सारा करो, पार्ट भी अच्छे से डिटेल में 2-2 बार 3-3 बार सॉल्व करो, है ना। तो बेटा अब ये जर्नी बहुत बड़ी है, कभी तुम्हारे को लोज भी हुए होगे फील कभी, है ना। तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी कैसी हेल्प करी? अब ये स्पेसिफिकली मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे एज ए तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी हेल्प करी, और देखो अपना हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने की कोशिश करता है, कभी कभी कुछ कमियां भी रह जाती है। तो अब तुम जो पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको तुम क्या बोलना चाहोगे कि बच्चे को किस तरीके से 2 साल की जर्नी में सपोर्ट करे, वो जो बच्चा है वो अपनी पोटेंशियल पे बेस्ट परफॉर्म कर पाए? आरुष। मेरे पेरेंट्स ने तो मेरी बहुत सपोर्ट की थी। अब रोहतक से दिल्ली अप डाउन करने का पहले गाड़ी में आता था, फिर बस मेट्रो में, तो गाड़ी में तो पापा का ड्राइवर था, पापा ड्राइवर के बार यूं रूट डाइवर्ट कर लेते थे कि जल्दी निकल लेता है तेरे को ड्रॉप करके, पापा बवाना एरिया में थे कि फिर उधर से निकल जाएंगे, तो पापा का रूट भी लंबा पड़ता था। मम्मी को भी सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता था खाना बनाने के लिए मेरा, और रात को मैं लेट घर पहुंचता था, तो उस टाइम भी उठे रहते थे पेरेंट्स। तो बहुत हेल्प की ओवरऑल पेरेंट्स ने। तो मतलब आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसका अप एंड डाउन बच्चे के साथ तो आएंगे करियर में। तो बस उस टाइम यूं नहीं कि डांट रहे हो कि नंबर कम आ रहे हैं। मेरे पेरेंट्स ने तो बहुत मोटिवेटेड रखा था कि कोई नहीं बेटा अगले टेस्ट में कर लियो बराबर, पढ़ ले। और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती थी, कई बाहर खिला लाते थे, स्ट्रीट फूड पे ले जाते थे पापा मेरे को। मेरी छोटी बहन भी है, वो भी मेरे को बहुत मोटिवेटेड रखती थी। तो ओवरऑल बहुत अच्छी सपोर्ट रही थी फैमिली। अच्छा, मतलब शिवांश आप बताओ बेटा। तो मैंने 9th में जब वीएमसी ज्वाइन किया था तो मैंने एनएसपी ज्वाइन किया था। तो मम्मा डेली अप डाउन करती थी, गाड़ी से मुझे छोड़ती थी, क्योंकि उस समय मुझसे मेट्रो में ट्रैवल नहीं किया जाता, तो मुझे चक्कर आने लगता था। तो मम्मा बहुत सपोर्ट करती थी। स्कूल भी मेरा साकेत में था, तो मम्मा साकेत से स्कूल देती थी, फिर वहां से एनएसपी आती थी, और एनएसपी पे मम्मा वेट करती थी मेरी क्लास हो जाए, फिर वहां से वापस नोएडा। फिर बहुत लंबा, बहुत ज्यादा ट्रेवल है। हाँ 11th में हम लोग फिर मतलब मेरे पेरेंट्स दोनों ने एक फ्लैट ले लिया, तो हम रेंट पे शिफ्ट हो गए पंजाबी बाग में, ताकि ट्रैवलिंग टाइम आपकी पढ़ाई के लिए। हाँ। और 11th में जब अराउंड सितंबर इन 2024 मेरी मम्मा को कैंसर डायग्नोज हुआ था।
सो मेरे पेरेंट्स ने कभी पता नहीं लगने दिया कि मुझे पता ताकि आप इमोशनली इम्पैक्ट ना हो। वही तो मतलब वो सारे रिपोर्ट्स आते थे वो हाइड करते थे, वो मुझे हमेशा बताते थे मतलब कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसी मतलब कुछ ऐसी बीमारी है नॉर्मल सी डिजीज है। हाँ। तो यही चलता रहा, फिर बाद में मुझे पता चला कि कैंसर था ये तो अब ठीक है वो? हाँ अभी ठीक है, हाँ। कीमो हो गया एंड एवरीथिंग शी इज फाइन नाउ। तो इंडियन पेरेंट्स कुछ कह रहे थे बेटा, आप बोलो। हाँ सो मतलब उन्हें कभी इफेक्ट नहीं होने दिया मेरी पढ़ाई को। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, वो पूरा मतलब बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं और वो चाहते हैं दिल से कि जो बच्चे हमारे वो सक्सेसफुल हो। हाँ, कभी कभी तरीका जनरेशन गैप की वजह से थोड़ा अलग हो जाता है, बट वो ठीक है, उनकी इंटेंशन कभी भी किसी भी पेरेंट की गलत नहीं होती। तो बेटा अब ये बताओ कि अब तुम लोगों के आगे क्या प्लान है? आगे अभी तो 4 साल बीटेक, क्या सोचा है, क्या ब्रांच लोगे, क्या आपने क्या सोचा है? आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल, ताकि मेरे को इलेक्ट्रिक चीज कंपोनेंट्स का शौक है, जैसे मोटर होगी और बैटरी होगी, मैं इन सबको कनेक्ट कर करके सर्किट बना बना के कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो करते ही रहता था। कल ही मैंने घर में अपनी बैटरी जला दी थी, दोनों टर्मिनल कनेक्ट हो गए, प्लस माइनस पूरी बार मेल्ट शॉर्ट कर दी बैटरी। हाँ? पावर बैंक था, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाहर हाँ। फेंक दिया था उस टाइम, अंदर से धुआं निकल रहा था और वैसे ही कल आग लग जाती है उसमें, हाँ जी, लिथियम हाँ आयन जी। बैटरी में। अच्छा, फिर? हाँ जी, बस फिर कुछ नहीं, लकड़ी मार मार के तोड़ी बैटरी, फिर मैंने देखा कि हुआ क्या था फाइनली, यूं नहीं कि फेंक दी बैटरी, पूरा खोल के देख रहा हूँ कि हुआ क्या था, फिर देखा शॉर्ट सर्किट, अंदर से सारे टर्मिनल जल गए। पर मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट का मेरे को मजा बहुत आया ज्यादा मतलब शौक करने है। में। हाँ। अब बेटा आपका क्या प्लान है? मुझे तो शुरू से कोडिंग में इंटरेस्ट था, 9th तक में मैंने पाइथन भी किया था। सो अभी मैं आईटी दिल्ली में एमएनसी सोच रहा हूँ, या फिर ओलंपियाड के थ्रू आईटी कानपुर में एक टेस्ट होगा। हाँ। तो वहाँ पे अगर सीबीटी। हाँ तो कानपुर सीएस मिला, 3 सीट होती है वहाँ पे, सो कानपुर सीएस मिला तो वो भी सोचूंगा। नहीं तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो बेटा अब जो बच्चों ने आपको देखा है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चीजें बताओ जो तुम्हें लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जो प्रिपरेशन में मतलब बच्चों को बहुत आगे ले जाएगी। आप बताओ पहले आरुष बेटा। एक ही कंसेप्ट को आपको मल्टीपल बार पढ़ना होगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। और पेपर चाहे कम दो, यूं जरूरी नहीं है कि हर इंस्टीट्यूट के पकड़ लिए इतने पेपर दे रहे हो, कोई कह रहा है 100 पेपर दे रहे हो, सारे पीवाईक्यू दे दिए, इतना कुछ नहीं होता। पर जितने पेपर दो उनका एनालिसिस इतना होना चाहिए कि अगर वो पेपर आपको कोई दोबारा दे देना 2-3 महीने बाद भी, आप उस पेपर में भी स्कोर कर सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नया पेपर ले रहे हो, वो पेपर सेम आप कभी रिपीटेड में लगा के देखना, आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि मतलब क्या होता है पेपर को दोबारा अटेम्प्ट करने में। गुड बेटा। शिवांश आप बताओ बेटा। आरुष ने बोला कि क्वेश्चन पे अटको मत, तो मेरा ये बहुत प्रॉब्लम था कि मैं क्वेश्चन देखी, मेरा मतलब अगर होता नहीं था तो मेरा ईगो क्लैश कर जाता था, तो मैं मतलब मेरे मन में चलता था मैं तो अब इस क्वेश्चन को करके रहूँ। मेरा तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है। हाँ, एक और चीज, मतलब ये जर्नी बहुत लंबी है, मेरी तो 4 साल की थी, कुछ लोग 2 साल 3 साल, तो इसमें आपको मोटिवेशन कभी लूज नहीं करना है। और मतलब इस जर्नी में बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बहुत मतलब डिप्रेशन होगा, बहुत डाउन फेजेस जाएंगे, इन सब पे ध्यान नहीं देना। आप टीचर से कनेक्टेड रहो, अपने पेरेंट्स मतलब अपने बच्चों को मोटिवेट करें एंड मतलब कभी डांटे नहीं, और मतलब बस पढ़ते रहो, एंजॉय करो, मतलब एंजॉय करो फिजिक्स केमिस्ट्री। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक किसी दिन बहुत पढ़ लिया, लाइक 12 घंटा पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन 2-3 घंटे ही पढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर दिन पढ़ो, लाइक 8 घंटे ही पढ़ो, बट हर दिन पढ़ते रहो। थोड़ा थोड़ा पढ़ो मगर हर दिन पढ़ो। तो बेटा तुम्हारी जर्नी में लोज आए होंगे कभी, तो उसको कैसे तुम बैलेंस करते थे? कभी डिप्रेशन है, कभी एंजाइटी है, और क्या तुमने कभी मार्क्स के बारे में सोचा या अपनी पढ़ाई पे फोकस किया? आरुष। मैं इतना ज्यादा सोचता नहीं था कि मार्क्स कम आ रहे हैं, मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, डिप्रेशन का कोई फेज मेरे को ऐसा लगता नहीं है। मार्क्स कम आ गए तो कोई ना कोई बच्चा तो होगा जो आपके साथ है, यूं नहीं है कि कोई कम पढ़ाई कर रहा है, सारी पढ़ाई कर रहे हैं, तो किसी ने तो लो आना ही है, तो वो आप हो, एक्सेप्ट करो इसे और दोबारा अगले पेपर में मेहनत करो। इतना ज्यादा डिप्रेशन का क्या मतलब है, तैयारी है। मैं तो उल्टा ज्यादा इंजॉय करता था कि लो फेज है तो अपना घूमने चले गए, बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दी, और उसके बाद आके जब पढ़ाई करता था फुल कंसंट्रेशन से करता था। तो इतना लो फेज में ज्यादा इतनी टेंशन लेने कैसे वाली, एंजॉय करते थे? जैसे एक्टिवा पे चले गए, स्ट्रीट फूड खाया है, मेरे को स्ट्रीट फूड का पर्टिकुलरली बहुत शौक क्या है। क्या खाते थे आप? चाप, टिक्की, बर्गर सब भी खा लेते थे, गोलगप्पे। street food का। हाँ जी, वो भी खा लेते थे, सारे स्ट्रीट फूड, मतलब मैं रैंडमली एक्सप्लोर करता रहता था। तो इतना ज्यादा मैं लो फील नहीं करता कि बहुत कम मार्क्स आ गए। मेरे को ये पता होता था कि असली पेपर में जो होगा वो किसी ने नहीं सोचा होगा। मेरे असली में जैसे आज तक मेरे वीएमसी के पेपर में हाईएस्ट 290 291 गए, असली में 295 आ गए मेरा, और मेरी तो वैसे भी सेकंड टफेस्ट शिफ्ट थी। तो वो एकदम से आपको अनएक्सपेक्टेड ही होगा पेपर में
कि क्या होना है, कैसे होना है, क्वेश्चन का पैटर्न अलग हो जाएगा, एकदम से इजी आने लग जाएंगे ना। तो जनरली कोचिंग के पेपरों में तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं। शिवांश आप बताओ बेटा। तो मेरा बीच में कम मार्क्स आने लगे थे, तो मतलब मैं तो दुखी हो गया था, बहुत डिप्रेस हो गया था, और मैं टीचर से मिलने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, जो कि नहीं करना चाहिए, आपको टीचर से कनेक्ट होना चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स ने मतलब बहुत हेल्प किया इसमें, मतलब वो ज़बरदस्ती मुझे टीचर्स के पास ले जाते थे कि बात करो इनसे और इनसे मतलब मोटिवेशन दो। तो उस टाइम पे तो मुझे नहीं लगता था, बट अभी मैं सोच रहा हूँ तो वो बहुत हेल्प किया था। टीचर से मतलब कनेक्टेड रहा मैं, उनसे मोटिवेशन लिया, तो मतलब फिर मैं मार्क्स इंप्रूव होने लग गए, फिर ठीक हो गया था। बेटा जैसे अब आप वीएमसी में आए तो आप एक बार एक ऑनेस्ट फीडबैक सब बच्चों के लिए वीएमसी का दीजिए कि आपको कैसा लगा, कैसे विद्या मंदिर क्लासेस ने आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया। आरुष बेटा। वीएमसी का आपका सेंटर का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। मतलब मैं रोहतक से अप डाउन करता था तो पेपर मैं रोहतक दे देता था, क्लासेस दिल्ली आ जाता था। डाउट्स की मेरे को दोनों सेंटर पे परमिशन मिल रखी थी, चाहे रोहतक ले लूँ चाहे दिल्ली ले लूँ। ये बहुत अच्छा था। और लोग देखते हैं टॉप रैंक्स, अगर ये देखे ना रैंक पर कि कितने स्टूडेंट है, तो उसमें वीएमसी बहुत अच्छे पोजीशन पे स्टैंड करता है। अब वो कंपेयर करते हैं कि इस इंस्टीट्यूट की इतनी रैंक आ रही, ये नहीं देखते कि उस इंस्टीट्यूट के पास टोटल बच्चे कितने जितने में से रैंक आ रही है। इस मामले में वीएमसी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप अगर वो देखो कि टॉप रैंक 50 में एक बच्चा है और इंस्टीट्यूट के इतने बच्चे आ रहे हैं, तो वो कंपेयर नहीं करना होता। आप स्टूडेंट देखो ना, और इंस्टीट्यूट के पास कितने सेंटर है, वीएमसी का में एनएसपी इतना सेंटर है, टेस्ट में कितने बच्चे बैठ रहे हैं, वो कंपेयर करोगे तो उस मामले में वीएमसी बाकियों से बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बोलता हूँ तो लोग बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं, बल्कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखना चाहिए। यस सर। आप बताओ बेटा शिवांश। तो आरुष जैसा भी जब हमारा सिलेबस हो गया था तो मैं वापस नोएडा शिफ्ट कर गया था, क्योंकि मतलब मेरा मन नहीं लग रहा था इस बार पंजाबी बाग वाले घर में। तो वहाँ से भी फिर मैं टेस्ट नोएडा वाले सेंटर पे देता था, क्लासेस डाउट क्लास करने में वापस यहाँ पंजाबी बाग आता था। तो इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है वीएमसी का। एंड वीएमसी का एक बात है कि हम टीचर्स को भैया बुलाते हैं, सर हाँ बुलाते हैं, हाँ, तो तो उसे एक अपनापन फील होता है। कनेक्शन हाँ आता है। हाँ। तो उससे फिर मतलब हेजिटेशन नहीं होती बात करने में। और बाकी मतलब आप लोगों को अच्छा लगा वीएमसी आके। श्योर। तो बेटा बहुत अच्छा लगा, मतलब जो आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और आपने बहुत अच्छी वैल्यूएबल टिप्स दी। तो बेटा आपने देखा आरुष को और शिवांश को, इन बच्चों ने बहुत मेहनत करी और अपना शेड्यूल आपने देखा, ये बहुत दूर से आते थे और कैसे सेक्रीफाइसेस करे इन्होंने इस सक्सेस को पाने के लिए। और हम आशा करते हैं कि आगे जाके बहुत ऊंची ऊंचाइयों पे जाएंगे और अपने करियर को एक बड़े अच्छे मुकाम पे ले जाएंगे। और हम सब थैंकफुल हैं बच्चों का कि उन्होंने मेहनत करी और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए और उन्होंने सबको इंस्पायर करा। और हम आशा करेंगे कि इनका जो आगे का जीवन है वो बहुत शुभ रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू आरुष, थैंक यू शिवांश। थैंक यू सर। थैंक यू।